कर दो कि शुरू करें। हाँ, रेडी। अच्छा, जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले मैंने कारक बता रखे हैं। कोशिश करो। एक तो अक्षांश रेखाएं थी, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई थी, वर्षा था, ठीक है, वायु है, समुद्र तल से दूरी है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो फिर हम लोग आगे जो है उन्हीं को एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे थे एक एक फैक्टर लेकर। तो हम लोगों ने जो सबसे पहला फैक्टर और इम्पोर्टेंट फैक्टर डिस्कस किया था वो था हमारा अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, ठीक है, लैटिट्यूड के आधार पर। तो हम लोगों को अक्षांश रेखाएं पता चल चुकी है ना। तो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज नेक्स्ट फैक्टर है, और आज सारे फैक्टर डिस्कस करेंगे, है ना। तो प्लीज, मैं बिल्कुल उसको टफ नहीं बनाने की कोशिश करूंगा, है ना। मैंने बहुत सोचा, मैंने अभी जो है कल से लेकर मैंने उसके बाद बहुत सोचा कि इसको जो है और सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। तो मैंने और मेथड्स निकाले हैं सभी चीज़ों के लिए, ना। तो अभी ज्योग्राफी की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन जब चलेगा तो हम लोग नेक्स्ट अलग सब्जेक्ट की बात उस समय करेंगे, राइट। तो ज्योग्राफी में जो आज हमारा सेकंड है फैक्टर वो है समुद्र तल से ऊंचाई। ले लेते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है अलग अलग होगी ना, और वो जलवायु को कैसे प्रभावित करेगी तो वो हम देखते हैं कैसे प्रभावित करेगी। तो मैंने बताया कि जैसे समुद्र तल, उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो निकलेगा सी लेवल, ठीक है, सी लेवल। तो ये जो सी लेवल है एक तरह से मानक के रूप में स्थापित है, मानक के रूप में स्थापित है। कैसा मानक, कहाँ स्थापित? तो ये मानक के रूप में पूरे विश्व में मान्य है। पूरे विश्व की जो है समुद्र तल से, आपको मैंने बताया ना, जैसे हम लोग स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो ये मानक के रूप में पूरे विश्व में मान्य है, ठीक है, कि यहाँ से समुद्र तल की ऊंचाई, आप जहां भी जाएंगे अगर आप डिस्टेंस हाइट पूछेंगे यहाँ से जो है सी लेवल कितना है तो वो बताएगा कि यहाँ से सी लेवल इतना। वो पूरे विश्व में मान्य है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको और चीज बता दूं कि जो समुद्र होते हैं क्यों स्थापित है। चलो, समुद्र ही क्यों है, बताएं मुझे, समुद्र ही क्यों है। खुद से सोचने की कोशिश करें जरा कि अगर मानक के रूप में स्थापित करना था तो समुद्र को ही क्यों किया, हम और को क्यों नहीं कर सकते। तो समुद्र को इसलिए किया क्योंकि जो समुद्र का तल होता है, समुद्र का तल होता है तो समुद्र में पहली चीज तो बाढ़ नहीं आती है, इतना तो क्लियर है। समुद्र में क्या नहीं आती है, बाढ़ आती है, नहीं आती। तो क्या आते हैं, तूफान आते हैं, सुनामी जिसे कहते हैं, और ये बाद में शांत भी हो जाते हैं। तूफान आने के बाद शांत हो जाते हैं तो लेवल हमारा वही बना रहता है, तो लेवल घटता बढ़ता नहीं है ना। जब लेवल घटता बढ़ता नहीं तो इसीलिए समुद्र के जो तल है उसको वहां से ऊंचाई को मेजर करने के लिए समुद्र तल सबसे बेस्ट मानक के रूप में मानक था, इसीलिए उसको मानक के रूप में स्थापित किया गया। तो इतना क्लियर हो गया कि समुद्र तल को ही क्यों लिया गया। ये एक फैक्टर हो गया, मैंने बताया समुद्र तल को ही क्यों लिया। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि समुद्र तल जो होता है उसकी ऊंचाई जो है वो जलवायु को कैसे प्रभावित करती है ना। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर चले जाते जाएंगे वैसे वैसे जलवायु चेंज होती जाएगी। वो क्यों होती जाएगी वो देखते हैं। देखें देखें, जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है ना, समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाएंगे, समुद्र तल से ऊपर जाते जाएंगे, वैसे ही वैसे जो टेम्परेचर है, तापमान है,
वो इन्वर्स होता जाएगा, यानी उल्टा होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते जाएंगे, समुद्र तल से ऊंचाई है ना, तो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर जाते जाएंगे तो वहां से तापमान कम होता जाएगा, है ना। और उदाहरण ले लो, जैसे ये समुद्र का एक तल है, समुद्र है यहाँ तक, उसके बाद एक प्लेस यहाँ पे बना हुआ है, एक प्लेस यहाँ बना हुआ है, एक प्लेस यहाँ पे समुद्र तल से ऐसे है। तो अब जरा ये समुद्र तल की ऊंचाई है, तो मुझे बताओ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शंस में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस में होगा और सबसे कम किस में होगा? अच्छा पहले मैं पूछ रहा हूँ सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होगा, ए में, बी में या सी में? समुद्र तल ये है ना, तो एक समुद्र तल यहाँ मान लो ये बन जाएगा, एक ये इक्विवेलेंट समुद्र तल यहाँ है लेकिन प्लेस यहाँ पे है, समुद्र तल यहाँ है लेकिन प्लेस यहाँ सिचुएटेड है, समुद्र तल यहाँ है, प्लेस यहाँ है। तो सबसे ज्यादा जो है कम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर कौन से प्लेस पे होगा, ए, बी और सी? मैंने बताया ना, समुद्र तल से ऊपर जाते जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर गिरता जाएगा। तो आप कोशिश करो बी वाले ऑप्शन को दे, और बी वाले ऑप्शन को देखेंगे, इसमें ऊंचाई ज्यादा है ना, तो इसमें टेम्परेचर कम होगा ना, तापमान कम होगा। और यहाँ पे तापमान अधिक होगा सी वाले ऑप्शन में, क्योंकि ये तो समुद्र तल से लगभग नीचे भी है, कम है, तो टेम्परेचर यहाँ सबसे कम होगा। इसी प्रकार जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते जाएंगे और वहां से टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, अब हम देखते हैं। देखें देखें, समुद्र तल से लगभग 4000 फीट, 4000 फीट, फीट समझते हैं ना, मैं इधर लिख रहा हूं 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 4000 फीट की ऊंचाई पे हम जाएंगे तो यहां से टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन आने, ऐसे वैसे परिवर्तन नहीं, गुणात्मक कह सकते हैं, गुणात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। गुणात्मक, एकदम से आपको परिवर्तन समझ में आ जाएगा, महसूस होने लगेगा 4000 फीट पे, ठीक है। और यही अगर हम 14000 फीट पे पहुंच जाते हैं, 14000 फीट, और 14000 फीट आपको आगे चल के पढ़ेंगे कि 14000 फीट पे अगर हम पहुंचते हैं तो पता है 14000 फीट, ओके। अभी भी प्रॉब्लम है नेटवर्क में? अभी भी प्रॉब्लम है क्या? अभी भी इश्यू है नेटवर्क में? अब ठीक है ना? अब ठीक है? नहीं अभी नहीं ठीक है, अभी ठीक नहीं है। हाँ अब ठीक है, ओके ओके, दैट्स गुड गुड। हाँ 14, ठीक है। हम्म। तो 14,000, अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, है ना। समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहे हैं, समुद्र तल से हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर वैसे वैसे कम होता जाएगा, और ये टेम्परेचर हमें महसूस होने लगता है 4000 फीट पे। हाँ 4000 फीट पे टेम्परेचर में अचानक से परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, गुणात्मक में बता रहा हूँ ना, गुणात्मक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और मैंने बताया जैसे कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, ठीक है। 1 फीट 12 इंचेस मतलब हम कह सकते हैं लगभग 12 to 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर 1 फीट में होते हैं, ठीक है। 1 फीट में 30 सेंटीमीटर, और अगर इंचेस की बात करूं तो 12 इंचेस होते हैं,
12 इंच होते हैं। तो वैसे ही अगर हम 14,000 फीट पे जाएंगे तो 14,000 फीट पे हमें स्नो लाइन मिलने लगती है। स्नो लाइन मतलब यहां से बर्फ की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, बर्फ बर्फ की शुरुआत होने लगती है। स्नो लाइन इसको बोलते हैं, 14,000 फीट को स्नो लाइन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो, सामान्यता सामान्यता मैं जनरल बात कर रहा हूं। सामान्यता जब हम लोग समुद्र तल से लगभग 1,000 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर हो गया, 1,000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे सामान्यता, तो लगभग लगभग 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सामान्यता जब हम लोग 1,000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो लगभग 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन यही जब सामान्यता वाली बात थी, और सामान्यता बात ना होकर जब बादल हैं अगर, ठीक है, बादल हैं, और बादल हैं उस दौर में, उस टाइम पर अगर हम लोग 1,000 मीटर ऊपर जाएंगे, 1,000 मीटर ऊपर जाएंगे, तो जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्स 6 स्नो लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा। सामान्यतः जब हम लोग 1,000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होता है। लेकिन जब बादल होंगे तब हम लोग 1,000 मीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होने का अनुभव करेंगे। स्नो लाइन जो होती है ना, जब आप पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे जब साइबेरिया साइबेरिया के बारे में पढ़ेंगे, जो रशिया के लगभग ऊपर पड़ता है थोड़ा सा, तो वहां से वहां बर्फ ही जमी रहती है साइबेरिया। ठीक है, तो उसी को हम लोग स्नो लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका जो आर्कटिक लाइन है, अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक जो लाइन है उसको हम लोग स्नो लाइन में काउंट करते हैं। आर्कटिक लाइन के अपर का जो भी एरिया है उसको हम लोग आगे चल के जान लेंगे सब, डोंट वरी, है ना। मतलब 66.5 डिग्री जैसे कहेंगे, 66.5 डिग्री जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो हमें एक लाइन कर्क रेखा से, जब हम कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे मिलती है, और जब हम 66.5 डिग्री पे जाएंगे तो हमको फिर से एक इमेजिनरी लाइन होती है ना, तो 66.5 वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग आर्कटिक लाइन भी बोलते हैं, आर्कटिक लाइन। ठीक है, और इस आर्कटिक लाइन को ही, इस आर्कटिक लाइन से जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे, यानी इसके ऊपर, यानी यहीं से बर्फ जमनी शुरू होती है, तो उसको ही हम लोग स्नो लाइन भी बोलते हैं। क्लियर? और कुछ भी नहीं है। स्नो लाइन मतलब यहाँ से बर्फ जमने की शुरुआत होती है, बर्फ की शुरुआत। ठीक है, हाँ, मैंने बताया 1,000 मीटर जब बादल होंगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें सामान्यतः, लगभग हम जब 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। जैसे मान लो अगर मैं अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हूँ, अगर मैं इससे 165 डिग्री ऊपर जाऊं तो वहां पे कितना, 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल, मैं एक फिर से मैं चीज़ बता दूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और बहुत ऊपर चले जाएंगे तो माइनस में टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग हवा पढ़ेंगे, उसमें विंड में, वायु में। जब हम ये एक जो टेम्परेचर कम होने का जो सिलसिला होता है, ये एक टाइम तक होता है, उसके बाद से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ कि इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, एक टाइम तक टेम्परेचर डाउन होता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब टॉपिक पे आएंगे, उस टॉपिक पे, तब हम लोग जानेंगे। तो 165 सेंटीमीटर जब हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे तो -1 यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताई है कि ये निश्चित सीमा तक जाता है, तो ये भी जान ले कहां तक जाएंगे, जब तक हम क्षोभ मंडल तक जाएंगे। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, इस क्षोभ मंडल तक, इस क्षोभ मंडल तक जो है लगभग 14,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, किलोमीटर की ऊंचाई पर 14,000। तो यहां तक टेम्परेचर कम होता है, क्षोभ मंडल में पहुंचते यहां से टेम्परेचर का इन्वर्जन शुरू हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर का इन्वर्जन शुरू हो जाता है। हाँ,
कुछ जानना है यहाँ पे? कुछ जानना है? क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े आगे। हाँ, आगे आगे बढ़े। हम लोग कितने पे रहते हैं? सब लोग अलग अलग हाइट पे रहते हैं। मैंने कहा ना, पृथ्वी का जो संरचना है, जो पृथ्वी का ऊपर का जो परपटी है, वो अलग अलग है ना निर्मित, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। और अगर हम लोगों को जानना है कि हम लोग कितनी ऊंचाई पे रहते हैं, तो अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे जाएं, वहां लिखा होगा कि हम लोग कितनी ऊंचाई पे हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो आपके बिल्कुल पास में हो, समीप में है, उस रेलवे स्टेशन पे जाएं और वहां ब्लैक कलर से लिखा होगा या येलो कलर से लिखा होगा जो है समुद्र तल से कितना ऊंचा है। ठीक है, तो आगे बढ़े। आगे बढ़े। हम्म, देखें कि जो अब ऐसा क्यों होता है आखिर। चलो एक बात यही इसी पे हम लोग कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि जो टेम्परेचर कम होने का जो ये सिलसिला है, जो टेम्परेचर कम होता है, आखिर ये क्यों होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो सूर्य से नजदीक होते जाएंगे, ये तो जानते ही हैं। सूर्य के और पास आते जाएंगे, और सूर्य के अगर और पास आते जाएंगे इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर कम होता है। सोचने वाली बात है ना ये। तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो डिपेंडेंट होता है जो वायुमंडल में कण होते हैं। वायुमंडल होता है ना हमारा, उस वायुमंडल में छोटे 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 कण होते हैं। ये कण अलग अलग चीजों से मिलकर बने होते हैं। कोई अलग कण होता है, कोई कार्बन का है, कोई अलग कण है ना। तो ये वायु धूल के कण है, वाष्प के कण है। तो ये सारे कण अलग अलग चीजों के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो सूर्य से आने वाले प्रकाश है उसको ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। समझ रहे हो, अवशोषित करते हैं ये। और आपको पता होगा कि जो कण होंगे, जो भारी कण होगा, कण भी दो प्रकार के हो सकते हैं ना, एक भारी हो सकता है, एक हल्का हो सकता है। अब इतना तो पता होगा ही कि जो भारी कण होगा ये डेफिनेटली नीचे होगा निश्चित तौर पर, और जो हल्का वाला होगा ये उस भारी वाले से ऊपर होगा, है कि नहीं। जो हल्के कण होते हैं ये ऊपर होंगे तो ये ऊर्जा को या ऊष्मा को कम अवशोषित करेंगे। सूर्य से ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ऊष्मा कम अवशोषित करेंगे। और ये जो भारी वाले होंगे ये ऊष्मा, स्वाभाविक सी चीज है, ज्यादा अवशोषित करेंगे। अब कण दोनों चीज करते हैं, ऊष्मा लेते भी, अवशोषित करते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं, जिसे हम लोग विकिरण विकिरण कहते हैं। इस चीज पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी घटना को विकिरण कहते हैं। तो अब बताओ मुझे, ये ज्यादा अवशोषित कर रहे हैं तो ज्यादा विकृत भी करेंगे, ये कम अवशोषित कर रहे हैं तो कम विकृत करेंगे। आई होप अब क्लियर हो गया होगा ना कि हम लोग जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, जो भारी, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ इसको। क्यों होता है ऐसा कि जो है टेम्परेचर ऊपर जाने पे कम होता है, जबकि हमें तो पता है कि सूर्य से हम ऊपर जाएंगे तो और पास होते जाएंगे और पास होते जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वहां पर हमें टेम्परेचर का ज़्यादा अनुभव होगा। बट हम बात कर रहे हैं कि 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो वायुमंडल होता है उसमें कण उपस्थित होते हैं, और वो कण दो प्रकार के हो सकते हैं, भारी होते हैं और हल्के होते हैं। जो भारी कण होते हैं वो नीचे होते हैं, वही ज़्यादा ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और जो ज़्यादा अवशोषण करते हैं वो ज़्यादा ऊष्मा छोड़ते हैं। हालांकि जो इससे ऊपर जो हल्के कण होते हैं वो कम अवशोषित करते हैं। तो ये ऊपर है, ये ऊपर है ना, तो ऊपर ही तो हम जा रहे हैं, तो कम अवशोषित करेंगे तो हमें ऊर्जा का आवाज
यानी जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, उसका आभास कम होगा, तो हमें पता चलेगा अच्छा ये हम तो थोड़ा ठंडा लग रहा है इससे, है ना। आपने कभी देखा होगा जैसे जैसे हम अगर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे जाते तो वहाँ हवा तेज चलती है, हवा तेज चलती है, और ऊपर जाते तो और तेज हवा चलने लगती, तो वो कारण यही है, इसके कारण यही है। और जब हवाएं चलेंगे तो उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बताएं। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने इतना पता कर ही लिया है कि जो है ऊंचाई वाली चीज। अब हम लोग बात करते हैं, अभी ऊंचाई पे चल रहे हैं ना समुद्र से, तो आपको पता चलेगा जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे ना, मैं लिख दूं ऊंचाई वाले क्षेत्र, तो आपको पता होगा कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे तो वहां पर क्या होता, कम ताप होगा, विकिरण कम हो रहा ना उष्मा का। किसकी वजह से? कण है नहीं, कण कम है, कणों का अभाव है, ठीक है, कणों का अभाव है। तो जब यहाँ पे कणों का अभाव होता है, कम ताप है, अब मुझे एक चीज बताते जाना, टेम्परेचर कम है, वर्षा होगी, यानी होगी मतलब कम होगी या ज्यादा होगी? यहाँ पर टेम्परेचर कम आपने इससे पहले टेम्परेचर वाला लेक्चर तो पढ़ा है ना, तो बताएं मुझे, तापमान कम है तो वर्षा होगी, मतलब होगी तो कम होगी या ज्यादा होगी वर्षा? मेक अ कमेंट, और सभी लोग प्लीज कमेंट करें, है ना, जो जो लाइव है सभी कमेंट करें। ज्यादा होगी, ओह माय गॉड, टेम्परेचर कम है वर्षा ज्यादा होगी, वाह, ये चीज सही है, वाह वाह वाह, कमेंट्स एकदम परफेक्ट बना है ना। भूमध्य सागर भूल गए? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों पे जाते जाते बर्फ जमती जाती ना, कि वहां पे वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा भूमध्य रेखा पर जो होती है ना, जो सिचुएटेड होते हैं, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ होते हैं? भूमध्य रेखा पर। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा तो वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी, क्या फायदा रहा? दी एप्रोन, आपसे तो ये उम्मीद नहीं कर सकते थे, हालांकि उम्मीद तो किसी से भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, बहरहाल कुछ तो गड़बड़ रहा ही होगा, कुछ कमी रह गई होगी, है ना। तो मैंने बताया जैसे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वर्षा कम होती जाती है, मतलब कम होगी क्योंकि टेम्परेचर कम है वहां पे। उसके बाद जब वर्षा कम होती तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हवा का जो दबाव होता है ना, हवा का दबाव वो ज्यादा होगा, प्रेशर हवा का ज्यादा होगा। और ये बात अभी क्लियर नहीं हो रही होगी, मुझे पता है, यहाँ पे आपको ये बात क्लियर नहीं हो रही होगी, हवा का दबाव ज्यादा है। लेकिन लेकिन जब जब हम लोग हवा विंड का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोगों को ये हवा वाला कि ऊपर जाते तो हवा का दबाव जो है ज्यादा या बढ़ता जाता है, मैं लिख दूं ऐसे, बढ़ता जाता, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हवा का दबाव बढ़ता जाएगा, ऐसे लिख दें, क्योंकि ज्यादा ठीक नहीं लगेगा, अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हवा का दबाव जो है वो बढ़ता जाएगा। और अभी ये स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, आई अंडरस्टैंड इस चीज को, ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा कि कैसे बढ़ता जाता है। अगर मैं अभी इसको एलेबोरेट करने लगूंगा तो फिर से मैं भटक जाऊंगा, और जबकि हमें हवा में इसको डिस्कस करना ही है, ठीक है। तो अभी इसको रहने देना, पॉइंट को बना लेना, लिख लेना, है ना। समझते हैं हम इसको आगे। हवा का दबाव बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम, क्या लिख रहे हो? नहीं, पर जब किसी हिल स्टेशन में जाते हैं तो वर्षा ज्यादा क्यों होती है? आप कौन से हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं? हम्म? मैंने कहा ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे कम ताप, टेम्परेचर कम होता जाएगा, और टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वर्षा कम होती जाएगी, ठीक है। और अगर आप सोचो भूमध्य रेखा वाले किसी हिल स्टेशन पे चलेगा तो वहां तो स्वाभाविक सी चीज है, बारिश ज्यादा होगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वहां पे कौन, भूमध्य रेखा है ना,
फैक्टर्स आप, मैंने ये पूछा था नॉर्मल कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, टेम्परेचर कम है तो वर्षा ज़्यादा होगी या कम होगी सिर्फ। और आप हिल स्टेशन की बात करें तो जौन से हिल स्टेशन पे जाएंगे वो डिपेंडेंट होती है वहाँ की कि वो किस बेल्ट में आता है। और बेल्ट अगर भूमध्य सागरीय है तो स्वाभाविक सी चीज़ है, नेचुरली कि वहाँ पे बारिश तो ज़्यादा होनी ही होनी है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ओके, पहली बार बारिश होने वाला क्षेत्र भारत, पहली बार बारिश होने वाला क्षेत्र भारत का मतलब पहली वाली बारिश होने का क्षेत्र। अगर ऐसे कह रहे हो कि बारिश कहाँ होती तो सबसे पहले तो केरल में होती है बारिश। और क्यों होती है बारिश, तो अभी वर्षा तो पढ़ा नहीं है ना। और भारत तो बिल्कुल नहीं पड़ा है क्योंकि ये मानसूनी है, मानसूनी जलवायु है। तो जलवायु हम पढ़ रहे हैं ना, मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु, तो भारत तो अभी पहुंचे नहीं। दूसरा, वर्षा भी नहीं पहुंचे हैं। ओके, अभी क्वेश्चंस को प्लीज रोक लें ना, ऐसे क्वेश्चंस को रोक लें जो हमने पढ़ा नहीं है। और पढ़ लें तब मुझसे कहना कि ये क्वेश्चन देखो नहीं आ रहा है ना। जैसे कि अभी अभी जैसे पूछा टेम्परेचर कम है तो वर्षा कम होगी या ज्यादा होगी, तो आपने सीधे बता दिया, आपने सीधे बता दिया कि नहीं यहाँ तो वर्षा ज्यादा होती है। जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है आपके, और वो कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में लिए, एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे नींद आ रही थी और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नींद का मतलब बोर हो रहे थे, और मैंने उस टाइम कहा था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, टेम्परेचर। लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया। अब आगे इस चीज को देखेंगे हम लोग कि आखिर उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट एक फैक्टर जो आ रहा है, दो फैक्टर हम कवर कर चुके हैं। एक तो टेम्परेचर कर चुके हैं, ऊपर लिख रहे हैं, एक तो टेम्परेचर कर चुके हैं और दूसरा कर चुके हैं समुद्र तल से ऊंचाई। अब तीसरा फैक्टर कर रहे हैं समुद्र से दूरी। दोनों अलग अलग हैं, वो समुद्र से ऊंचाई है और ये समुद्र तल से ऊंचाई, और मैं कह सकता हूं समुद्र तट से दूरी मैं कह सकता हूं। ठीक है, वो तल था, उससे ऊंचाई ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर सामने की ओर। ठीक है, इससे दूरी, इससे जलवायु कैसे प्रभावित होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता रहा हूं। ठीक है, मान लो ये जल है, समुद्र है, ठीक है, और ये इसका तट है और यहाँ पे बस्तियां बसी हुई हैं। ठीक है, ये बस्तियां हैं। तो क्या होता है, एक चीज समझना, हवा जो है वो दोनों में इक्वल है या अलग अलग है। हम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हवा का दबाव है, दबाव नहीं अभी कहना चाहिए क्योंकि दबाव अलग चीज हो जाएगी और वही चेंज कर देगा इस पूरे क्वेश्चन को। हवा जो है, हवा तो दोनों क्षेत्रों में है, दोनों जगहों पर है, यहां भी हवा है और यहां भी हवा है। क्लियर, क्लियर है ना। हवा दोनों क्षेत्रों में है। और दूसरी चीज, जो सूर्य है, जो सूर्य है उसका टेम्परेचर भी यहां भी इक्वल पड़ रहा है और यहां भी इक्वल पड़ रहा है। तीसरा फैक्टर, दो फैक्टर हो गए ना, हवा और ताप, टेम्परेचर। अब मुझे बताएं कि टेम्परेचर जब दोनों जगह इक्वल हो रहा है तो पानी पहले गर्म होता है या चट्टान, पानी पहले गर्म होगा या चट्टान, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना। सबसे पहले कौन सा गर्म हो जाता है, टेम्परेचर जबकि इक्वल है। ऐसा नहीं कह रहा, सूर्य ऐसा नहीं करता है मैं तुम्हारे ऊपर, जो है तुम समुद्र हो तो तुम्हारे ऊपर हम कम टेम्परेचर डाल रहे हैं, और जो ये है वो तो इक्वली टेम्परेचर दे रहा है। बट जो जल है और जो चट्टान है, इनकी अपनी प्रवृत्ति, इनका अपना नेचर है। तो इन नेचर के अकॉर्डिंग मुझे ये बताएं कि सबसे जल्दी गर्म कौन होगा, चट्टान गर्म होगा या फिर समुद्र में जो पानी है वो जल्दी गर्म होगा। बताएं। पानी, पानी गर्म होगा। ठीक है, और बताएं। कभी कुएं पे नहाए हो, गांव में तो रहते हो, कुएं पे तो नहाए होगे, और कुएं के आसपास जो चट्टान बनी रहती है उस पे मेरे हिसाब से नंगे पैर चलना थोड़ा कठिन हो जाता है।
और वही जब कुएं से पानी निकाल के जब हम लोग नहाते हैं, या कुआं तो चलो मान लो अंदर हो गया, कोई कुंड टाइप का ले लो, उसकी जो चट्टान होती है वो गर्म हो जाती है, जबकि हम पानी से नहाते वो इतना गर्म होता है क्या? फिर पानी कैसे लिख सकते हो? पानी नहीं होता है, सबसे पहले चट्टान गर्म होती है, समझे? अनुभव किया नहीं है हमें लग रहा है। ठीक है, व्यवहारिक चीज है, पूरी ज्योग्राफी पूरी व्यवहारिक चीज है, बस उस पर थोड़ा सोचना है हमें। ठीक है, तो आपको पता चला कि दिन के समय फिर से एक चीज नोट करना प्लीज। दिन, सूर्य है ना, सूर्य तो दिन के ही टाइम में निकलता है, सूर्य तो निकला ही रहता है, पर हम लोग क्या है, जैसे कि हमने बताया डे एंड नाइट, उस डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग दिन में सूर्य हमारे यहाँ, हम लोग उसको दिन कहते हैं। तो उस टाइम टेम्परेचर हो रहा, और दिन के समय में ये जल्दी गर्म होगा और ये लेट गर्म होगा, ये धीरे गर्म होगा और ये जल्दी गर्म हो जाएगा। अब रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। अब कंडीशन है रात के समय, अब मून निकला है। अब आपको ये चीज पता होगा, जो जितनी धीरे धीरे गर्म होता है उतनी ही धीरे धीरे ठंडा भी होता है, और जो जितनी जल्दी गर्म हो जाता है उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दिन के समय जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, और ये धीरे धीरे ठंडा होगा। है कि नहीं? है कि नहीं? मुझे इतना बताएं, इतना क्लियर है? दोनों पॉइंट क्लियर हैं? इतना क्लियर है भैया? आप नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप खुद से एक प्रैक्टिकल करो। अभी धूप पड़ रही है, आप एक कटोरी लो और उसमें पानी बाहर रख दो जाके, ठीक है? इससे जो है पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा और तुम्हारा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। उस पानी को बाहर रख देना, और फिर पता, सुबह सुबह रखना है ना, और फिर उसका दोपहर में जाना, आपको पता चल जाएगी चट्टान ज्यादा गर्म है पानी की अपेक्षा। और फिर शाम को जाना, आपको पता चल जाएगी चट्टान जल्दी ठंडी हो गई है, पानी लेकिन अभी भी गर्म है। दोनों चीजें। और समझ में आया ना? इतना इतना क्लियर है मेरे भाई बहन? इतना क्लियर है ना यहाँ तक? इसमें कुछ और तो नहीं? नहीं तो और फिर सिंपल तरीके से बताएं, और एग्जांपल्स बताएं। ओके, अब समझो काम की बात। काम की बात यह है, जैसे मैंने बताया, ये तुम्हारा समुद्र है और ये चट्टान, ठीक है? दिन के समय में ये गर्म हो गया और गर्म होके वेपराइज हो गया, भाप बन गया। तो इसके ऊपर जो हवा होगी, इसके ऊपर जो वायु होगा समुद्र के ऊपर, दिन के समय जो बाद में गर्म होगा वो लास्ट में ठंडा होगा। हाँ डेफिनेटली। पूछ रहे हो या फिर बता रहे हो? अब मुझे बताओ, अब इधर समझने की प्लीज कोशिश करें, है ना? फिर बाद में हम लोग गर्म ठंडा देख लेंगे, ठीक है? ये जो समुद्र है, इसके ऊपर टेम्परेचर मैंने कहा दिन के समय। अब जब दिन के समय टेम्परेचर पड़ रहा है तो ये वेपराइज्ड होगा ना, गर्म होगा ना पानी, और पानी गर्म होता है तो भाप बनती है, आपको पता होगा। ये तो पता ही है ना, भाप बनती है ना? इन्हें गैस पे कर लेना गर्म जाके पानी, भाप तो बनता ही है। तो भाप बनेगा, और अगर भाप बनेगा तो जो ऊपर की हवा होगी वो गर्म होगी या ठंडी होगी? गर्म होगी या ठंडी होगी? गर्म हो जाएगी, हवा गर्म होगी। चट्टान दिन के समय में अपेक्षाकृत, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गर्म नहीं हुई है, ये गर्म हुई है, लेकिन इससे ज्यादा, आई एम सॉरी, दिन के समय में ये चट्टान गर्म हुई है लेकिन इससे ज्यादा गर्म हुई है, ठीक है? तो इससे ज्यादा गर्म हुई है तो आई थिंक इसमें ज्यादा गर्मी होगी हवा में। ये ज्यादा गर्म होगी, ये कम गर्म होगी, मैं यही लिख दूं, ये ज्यादा गर्म है, ये कम गर्म है। कम गर्म को हम ठंडा भी बोल सकते हैं, है ना? ये ठंडा है, ये गर्म है। हवा की एक नेचर होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हर एक एग्जाम्स में लगभग लगभग, कि जो हवा होती है वायु। अच्छा मैं पहले एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, ये गर्म ज्यादा है ना,
ज्यादा गर्म होगा ना ये चट्टान, चट्टान ज्यादा गर्म होगा तो यहां पर जो वायु का दबाव होगा, टेम्प जो वायु का प्रेशर होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? वायु का दबाव कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा गर्म जहां पे वायु होती है वहां पे कण जो है वो सूख चुके हैं, सीधे दबाव का मतलब प्रेशर डालना, प्रेशर वही डाल सकता है जो भारी होता है ना। तो ये तो हल्की है ना, बहुत हल्की, गर्म होकर बहुत ऊपर उठ जाएंगी, हल्की है तो सीधी सी बात है यहाँ पे वायु दबाव कम हो गया, कम हो जाएगा। और ये इससे ज्यादा गर्म नहीं हुई थी, ये ठंडी है, इसका मतलब यहाँ पे दबाव ज्यादा है, वायु का दबाव, वायु का दबाव ज्यादा है। ठीक है, इतना क्लियर है? मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं और इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समुद्र है, समुद्र में होता है पानी, दिन के समय में बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे पानी हो गया गर्म, पानी गर्म होके भाप बनेगा यानी उठेगा ऊपर, यानी जब पानी गर्म होके, चट्टान और पानी है ना, चट्टान सबसे ज्यादा गर्म होगी, तो मैं चट्टान की बात कर रहा हूँ, चट्टान ज्यादा गर्म होगी, तो जब गर्म ज्यादा गर्म होगी तो सीधी सी चीज है यहाँ की जो एयर होगी वो ज्यादा ज्यादा गर्म होगी, जब एयर ज्यादा गर्म होगी तो उसमें वायु दबाव कम हो जाएगा, वायु का दबाव कम हो जाएगा, और इसकी जो एयर होगी वो इससे ज्यादा ठंड, इससे कम मतलब गर्म नहीं है, इससे कम गर्म गर्म है, तो इसका मतलब यहां का वायु दबाव ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ पे? यहां तक क्लियर है? तो जो नेचर होती है ना विंड की, वही मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में कि जो वायु होती है ना, वायु अधिक दबाव से, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलेगी। अब मुझे बता दो कि एयर समुद्र से चट्टान की ओर चलेगी या चट्टान से समुद्र की ओर चलेगी? अगर आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा तो आई थिंक पहली बार में आंसर आ जाएगा। बताएं मुझे। जो यहां पे एयर बनेगी, इन दोनों के जो ऊपर एयर बन रही है, वो एयर, वो वायु, विंड समुद्र से चट्टान की ओर चलेगी या चट्टान से समुद्र समुद्र की ओर चलेगी? हाँ बताएं। रॉक की तरफ। ठीक है, रॉक की तरफ। मैं समझ गया, अच्छा ये दूसरा कमेंट है, समुद्र से चट्टानों, वेरी गुड। बस, बस इसमें कुछ और नहीं था। देखो, हम लोग कहेंगे दिन में, अब मैं चट्टान को क्या कर दे रहा हूं, जो चट्टाने हैं ना, चट्टानों वाला भाग, इस भाग को मैं स्थल कह दूं, स्थल मंडल, और जो समुद्र वाला भाग है इसको हम जल मंडल कह दे रहे। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है इसमें? दिन के समय में क्या होती है, विंड कम दबाव किधर हो रहा है हमारा, कम दबाव हो रहा है मेरा चट्टानों की ओर, स्थल मंडल की ओर, यानी जल मंडल से स्थल मंडल की ओर, जो हवा का प्रभाव होगा, स्थल मंडल। ठीक है, अब जरा रात वाली कंडीशन बताओ, पहुंचो इस पे, वापस इस पे पहुंचो। यहां धीरे धीरे ठंडा हो रहा है रात के समय, कहां पे, समुद्र में, और चट्टानों में जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब जहां जल्दी ठंडा होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा वायु का, और यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो अब उल्टा हो जाएगा ना रात के समय। रात के समय क्या होगा, स्थल मंडल से जल मंडल की ओर, है ना? मुझे इस पॉइंट को दोबारा क्लियर कराने की जरूरत नहीं थी ना, इतना तो क्लियर है ना? स्थल मंडल से जल मंडल की ओर,
ओके, दिन और रात दोनों कंडीशन समझ गए कि मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं? अगर कहो मुझे मिनट लगेंगे, कुछ मिनट्स लगेंगे, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एक बार दोबारा से प्लीज। ओके 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 ओके। देखें देखें, ये डबल कैसे हो जाता है? जस्ट अ सेक, हाँ कुछ कुछ सेकंड रुकिएगा। कोई नया पेज नहीं? ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज से समझा दूँ। वो एक्चुअली वो स्लाइड थोड़ी पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे इतनी जानकारी इसमें है नहीं। हम्म, ठीक है। देखो क्या था, इधर में जलमंडल है और इधर स्थल मंडल है। स्थल का मतलब जमीन वगैरह, ठीक है। दिन के समय में क्या होता है, किरणें पड़ती हैं सूर्य की, ये जलमंडल है, ये स्थल मंडल है। स्थल मंडल जल्दी गर्म हो जाता है जल मंडल की तुलना में, ठीक है। जब ये जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहां पर कम वायु दबाव बनेगा, जो वायु का प्रेशर है वो कम, क्योंकि हल्की हो जाएगी ना वायु, और जब हल्की हो जाएगी तो प्रेशर बचेगा नहीं वायु में। और जब यहाँ पे इसकी अपेक्षा ये जो है ठंडा है, और जब ठंडा है तो यहाँ पे वायु दबाव अधिक है, वायु दबाव अधिक है। और नेचर हम लोग जान चुके हैं क्या है, कि जो वायु है वो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती है, तो यानी जलमंडल से स्थल मंडल की ओर चलेगी, ठीक है। जलमंडल से स्थल मंडल की ओर चलेगी। अब रात के समय क्या हो जाता है, रात के समय में उल्टा हो जाता है ना, स्थल जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब ये जल्दी ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे अधिक वायु दबाव बन जाएगा, अधिक वायु दबाव। और यहां पर वायु नहीं, वायु दबाव लिख लेना, प्रेशर। और यहां पर जलमंडल धीरे धीरे, मैंने कहा था जो जितनी जल्दी जल्दी, जो जितनी धीरे धीरे जो है गर्म होगा, उतनी धीरे धीरे ठंडा भी होगा। जो जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जलमंडल जैसे कि हमें पता है ये धीरे धीरे गर्म होगा, तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो अब यहाँ पर जब ठंडा ये धीरे धीरे होगा, तो यहाँ पर ये गर्म है अभी, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कम वायु दबाव बनेगा, कम वायु दबाव। और नेचर विंड का अधिक दबाव से कम दबाव की ओर, दिन के समय जलमंडल से स्थल मंडल की ओर, रात के समय स्थल मंडल से जलमंडल की ओर। क्लियर? क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? चलो मान लो फिर से मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं, और ये मुझे करना भी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि अधिक जो है वायु दबाव से कम वायु दबाव की ओर जो विंड ट्रेवल करती है, ऐसा आखिर क्यों होता है? इसके पीछे का जो है साइंस क्या है? देखो मैं एक बार मैं बता दे रहा हूं इससे। क्या होता है, जब कोई चीज गर्म हो जाएगी, ये चट्टान है, ये समुद्र है, जब यहां पे ये ज्यादा ज्यादा गर्म हो गया ना, ये ज्यादा गर्म हो गया, तो यहाँ की जो एयर होगी वो ऊपर उठ जाएगी ना, ऊपर उठ जाएगी। अब यहाँ पे क्या बच गया, खाली स्थान बच गया ना, खाली स्थान हो गया, ठीक है। ये खाली स्थान हो गया, और यहाँ पे आपको पता है ज्यादा दबाव पड़ रहा है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, और जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो सीधी सी चीज है, ये खाली स्थान की तरफ खिसकेगा। आप कभी भीड़ में ट्रेवल किए हो, बस में? बस में एकदम से आगे भीड़ होती है, पीछे कम भीड़ होती है, तो आगे से धक्का लगते लोग पीछे की ओर जाते ना, तो वैसे ही धक्का लग रहा ना, ये लोग किधर जाएंगे, खाली। यानी यहाँ पे लोग तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, एयर है, वो किधर जाएगी, खाली। और खाली कहाँ पे, जहाँ पे कम वायु दबाव है, यहाँ पे कम लोग हैं, वायु के जो है पार्टिकल्स ऊपर उठ चुके हैं, यहाँ दबाव हो कम हो गया, खाली हो गया स्थान। जब खाली स्थान हो गया तो यहाँ पे ज्यादा स्थान घेर रही है ना, यहाँ वायु दबाव ज्यादा है, ज्यादा वायु दबाव है, तो सीधी सी चीज है, वायु का ट्रेवलिंग जो है वो किधर से हो जाएगा, फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, यानी अधिक वायु दबाव से कम वायु दबाव की ओर। अब क्लियर है? अब राहत की सांस ले लो, ठीक है।
और वैसे भी हम एयर नहीं पढ़ रहे, एयर में फिर इसी को चीज को दोहराएंगे, तो एयर में जो है इतना जो है मुझसे मेहनत मत कराना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दिन के समय मैं, ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज, 3 फैक्टर अगर आपको समझ में आ गए, आप खुद अपनी ज्योग्राफी बना देंगे, एक नया नए सिरे से लिख देंगे ज्योग्राफी को, ठीक है। तो जलमंडल मिट गया, हाँ, ठीक है। तो जो जलमंडल है, वहां से वायु दबाव स्थल मंडल की ओर चलती हैं दिन के समय, और रात के समय में जस्ट अपोजिट हो जाता है। इनके नाम भी होते हैं, है ना। इतना नहीं बोलते हैं लोग कि जलमंडल में कम वायु दबाव होता है, स्थल मंडल में कम होता है, तो कम दबाव अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलते, वहां पे एक नाम दिया जाता है। जब विंड, जब हवा जलमंडल से स्थल मंडल की ओर चलती है ना, जब हवा जल मंडल से स्थल मंडल की ओर चलती है, यानी हवा किधर से किधर चल रही है, इधर से इधर चल रही है, जल से स्थल की ओर चल रही है, तो इसको हम लोग जल समीर कहते हैं। जल समीर, जल समीर है ना, जल से समीर चल रही है ना, जल से। और अब क्या है, रात के समय में स्थल से जल की ओर चल रही है, तो इसको हम लोग स्थल समीर कहते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, आपको पता चल गया है। दिन के समय में जो वायु होती है वो जल मंडल से स्थल मंडल की ओर चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि स्थल मंडल में ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, यहाँ का टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ की वायु ऊपर उठ जाती है, क्योंकि वायु हल्की हो जाती है, सूख जाती है। जब सूख जाएगी वायु तो हल्की हो जाएगी, और जब हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठ जाएगी। अब यहाँ पर वायु ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से कम की ओर चलेगी, इसीलिए इसको हम लोग जल समीर कहते हैं। और रात में जस्ट अपोजिट ये जो है शर्तें हो जाती हैं। जब अपोजिट शर्तें हो जाएंगी तो सीधी सी चीज़ है, वो स्थल से जल की ओर चलेगी, इसीलिए उसको स्थल समीर भी कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? मजा आया? मजा आया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो मजा आया, अगर मजा आया तो समझ में आया, एक दूसरे के पूरक हैं। क्या कुछ ज्यादा मजा आ गया क्या? ठीक है, ओके। अच्छा, अब आखिर ये मैंने कहानी बनाई, मतलब बनाई नहीं, एक्चुअली है ये। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और कारक में समुद्र से दूरी। अब दूरी में आपने वायु क्यों बढ़ा दी? क्योंकि मुझे समझाना जरूरी था, इसलिए अब चलते हैं अपने वापस पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या था? इससे जलवायु पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, आपको इतना पता है कि ये जल मंडल है ना, जलमंडल है, जलमंडल है, इसमें जल होगा, और दिन के समय में टेम्परेचर पड़ रहा है, गर्म होगा, और गर्म होके क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। वाष्प में क्या होगी? वाष्प में होगा क्या? वाष्प में पानी होगा, पानी होगा ना। तो बताओ मेरे, और पानी फिर है, और सीधी सी चीज है, ये जो है ऐसे प्रवाहित होके किधर आ जा रही है? स्थल की ओर। तो इस हवा में नमी होगी ना, इसकी हवा में नमी होगी, है ना। इसकी हवा में नमी जो आ रही है, जो जो हम जल समीर है, इस जल समीर में नमी होगी ना, नमी होगी। तो वो डेफिनेटली आगे जलवायु पे प्रभाव तो डालेगी ही, क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म हो चुकी तो उसमें नमी आ गई है, तो जलवायु पे इम्पैक्ट डालेगी, डालेगी ना इम्पैक्ट। और कैसे इम्पैक्ट डालेगी? ये डालेगी इम्पैक्ट, इसमें क्या होगा? एक तो लवणता होगी। लवणता क्यों होगी? क्योंकि समुद्र में पानी कैसा है? लवणीय पानी है ना। लवणता होगी, प्लस आर्द्रता होगी। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। और ये दोनों तो मैं बना देंगी चिपचिपाहट, मिलके चिपचिपाहट, ये दोनों मिलके बना देती हैं चिपचिपाहट। आप कभी दक्षिण भारत में जाना, साउथ साउथ में, मुंबई जाना, महाराष्ट्र, है ना, गुजरात जाना, तो यहाँ की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? चिपचिपाहट वाली होगी, चिपचिपाहट भरी होगी जलवायु। और जब धूप नहीं निकलेगी तो फिर दोनों में से कोई गर्म नहीं होगा, तो हवा किधर से चलेगी? हे भगवान। तो
हवा तो मेरे हिसाब से, अगर मतलब जैसे कह रहे हो कि धूप नहीं निकलेगी, तो टेम्परेचर अगर नहीं निकलेगा लेकिन तब भी टेम्परेचर तो रहेगा, और जो रहेगा टेम्परेचर वो तो लगातार इक्वल इम्पैक्ट डालेगा दोनों चीजों पे, इक्वल इम्पैक्ट ही पड़ेगा। अगर जैसे तुम कह रहे हो धूप जो है नहीं निकलेगी, तो धूप तो समुद्र के लिए भी नहीं निकलेगी और जो है स्थल के लिए भी नहीं निकलेगी, और जितनी भी निकलेगी तो इम्पैक्ट तो वही होगा, होगा कि नहीं? अरे भाई पहले 100% इफेक्ट पड़ रहा था, इधर 100% इस पे पड़ रहा था, अब 50% हो गया, 50% इस पे हो गया। ओके। कैसे, कहां से क्वेश्चन लाते हो ये? हाँ, हम लोग चल रहे हैं लवणता पे, नमी पे। तो वहां की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? चिपचिपाहट वाली जलवायु होगी, है ना? ठीक है। सैलिनिटी, लवणता को सैलिनिटी कहते हैं। ठीक है। अब देखें, अब उसको अप्लाई कर दें। किसको अप्लाई कर दें? अब अप्लाई करनी है आपको, मैं नेक्स्ट पेज पे चल लूं। अप्लाई करनी है आपको समुद्री जलवायु। समुद्री जलवायु कैसी होती है वो? मैंने बताया ना, समुद्र तल से जैसे जैसे दूर मतलब समुद्र तल से दूरी डिपेंड करेगी उसकी जलवायु कैसी होती है। तो जैसे देखो, इसमें दो क्षेत्र आ जाएंगे, एक तो समुद्र के निकट वाले क्षेत्र जो समुद्र के पास है, और एक वो होंगे जो समुद्र से दूर है। ठीक है। तो जो समुद्र के निकट वाले हैं इसमें सम जलवायु होगी। सम जलवायु मतलब समान जलवायु, 19-20 फर्क रहेगा बस, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सम जलवायु मतलब पूरे वर्ष भर लगभग समान जलवायु रहती है। पॉइंट टू बी नोटेड, वर्ष भर समान जलवायु रहती है लगभग, 19-20 डिफरेंस होता है। जैसे मान लो, अगर मैं बात करूं मुंबई की बात करूं मैं, तो मुंबई जो है सर्दियों में अगर वहां पे 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है, सर्दियों में 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, और गर्मियों में 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है वहां पे, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहां पे औसतन रहेगा, लगभग लगभग। ठीक है। वहां की जो जलवायु होगी वो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर रखती है हमेशा। सर्दियों में इतना टेम्परेचर होता है कहीं पे, हम लोगों के यहाँ पे 15-16 हो जाता ना, 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड। और गर्मियों में कितना रहता है? 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। लेकिन वहां पर सम जलवायु है, सम जलवायु मतलब समान जलवायु, लगभग लगभग बराबर, तो वहां पे लगभग लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा ही रहेगा। अब यही चीज अगर हम अप्लाई कर दें दिल्ली पे, तो दिल्ली तो दूर है ना समुद्र से, दिल्ली तो दूर है ना समुद्र से। अगर दिल्ली दूर है तो यहाँ पे जरा देखो कि सर्दियों के टाइम पे लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाता है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और गर्मियों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है यहाँ पे। तो क्या ये जो है इक्वल जलवायु है, समान जलवायु है? नहीं, यहां पे समान जलवायु नहीं रहेगी, क्योंकि ये समुद्र से दूर है, और समुद्र से दूर कम इम्पैक्ट पड़ता है सब बजाय समुद्र के नजदीक वाले क्षेत्रों पर। समुद्र के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, आप देखना मुंबई मुंबई में ज्यादा कोट और वो सब नहीं पहने घूमते हैं, है ना, सर्दियों में भी इवनली। सामान्य मैं बात कर रहा हूं, सामान्य जो जलवायु के इम्पैक्ट होते हैं। अब उसमें और चीजें काम करती हैं कि वहां का जो है पर्वत है, पहाड़ है, तो ये चीजें रोक देती हैं, वो अलग चीज है। मैं प्लेन की बात, मैं आगे भी आऊंगा, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये इक्वलिटी सामान है, समान का मतलब ये इस टाइप से प्लेन एरिया की बात मैं कर रहा हूं, प्लेन एरिया। ठीक है। अब इसमें जो अब और चीजें कहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा सर्दी पड़ रही है, वहां पे समुद्र भी है, जबकि सर्दी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो वहां पे और अदर फैक्टर काम कर रहे होंगे, जैसे वहां की जो है पर्वत कैसे है, वहां पे जमीन कैसी है वहां की, है ना, वो अलग फैक्टर्स भी वर्क करते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके। नेक्स्ट पेज।
नेक्स्ट पेज। हम्म इट इज क्लियर। ये तो चलो एक चीज और कर लेते हैं। ये तो क्षेत्रों की बात होगी जो समुद्र तल से समुद्र से जो है पास में क्षेत्र है जो। अब मैं अगर बात करूं महाद्वीपों की, महाद्वीपों की अगर मैं बात करूं तो सेम चीज वही होगी महाद्वीपों पे भी। जो समुद्र के पास होंगे या समुद्र से जो चारों तरफ घिरे हैं होंगे, उनमें जो है सम जलवायु जिसे कहते हैं। चलो मैं देख लेता हूं इसको एक बार। महाद्वीपों महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु। चलो देखते हैं। अब ये मैं बहुत बड़े एरिया की मैं बात कर रहा हूं ना, पहले मैं क्षेत्र को लेके चल रहा था, अब मैं बात कर रहा हूं महाद्वीप, पूरे एक कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं। देखो यहां पे क्या होता है, ग्रीष्म काल में, मैं पूरे एरिया की बात कर रहा हूं, अब एक चीज की बात नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक क्षेत्र की। पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात हो चुकी है यहाँ पे, जो समुद्र के किनारे किनारे एरिया होंगे उनकी। अब मैं पूरे एक महाद्वीप की बात कर रहा हूं। उसमें ग्रीष्म काल में गर्मी पड़ेगी तो गर्मी ही पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। और शीतकाल है, अगर शीतकाल है तो वहां सर्दी पड़ेगी। ठीक है, पूरे महाद्वीप की बात करूं। और अगर आप समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में लेंगे तो वो चीज ये लो, वो चीज यहां पे है। ठीक है, वो समुद्री जलवायु है। और अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो महाद्वीपीय जलवायु है। यानी एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे समुद्र अगर होगा भी तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, समुद्र अगर होगा भी तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ग्रीष्म काल है तो गर्मी पड़ेगी, जैसे कि अब गर्मी चल रही है ना, या बरसात चल रही है, गर्मी है ना, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का मतलब गर्मी ही पड़ती है ना, हर जगह गर्मी पड़ती है। और अगर सर्दी है तो हर जगह सर्दी पड़ेगी। गर्मी है तो वर्षा होती है गर्मी के बाद, जैसे कि हो रही है। ठीक है, और अगर सर्दी है तो यहां पे कम वर्षा होती है। क्लियर, यहां तक क्लियर है ना। तो हम एक पॉइंट अगर निकालें, कीवर्ड, तो कह सकते हैं समुद्र तल से अगर दूर, समुद्र तट, समुद्र तट, समुद्र तट से अगर दूरी है तो इसका मतलब ताप में अंतर आएगा, तापांतर जिसे कहेंगे। यानी जो समुद्र के पास होगा उसकी जलवायु लगभग समान होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे समुद्र से लगे स्टेट सारे से समान रहेगी। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते जाएंगे तो वहां पे जो है समुद्री जलवायु इम्पैक्ट अपना इम्पैक्ट जो है छोड़ना बंद कर देगी, और किसका इम्पैक्ट पड़ने लगेगा, महाद्वीपीय जलवायु का इम्पैक्ट पड़ने लगा। यानी अगर ग्रीष्म ऋतु है तो गर्मी रहेगी, और शीत ऋतु है यानी शीतकाल है तो फिर सर्दी रहेगी। क्लियर है यहां तक। यानी समुद्री जो है, समुद्र से दूरी वाला जो हमने एक कारक लिया था, फैक्टर लिया था जो हमारी जलवायु पे इम्पैक्ट डालता है, समुद्र से दूरी, वो वाला फैक्टर कंप्लीट हुआ, यानी तीसरा फैक्टर कंप्लीट हुआ। तो ये तीन फैक्टर आपको क्लियर हो चुके हैं। पहला तापक्रम जिसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, दूसरा हमारा फैक्टर था समुद्र तल से ऊंचाई, और तीसरा फैक्टर था समुद्र तट से दूरी। तीन फैक्टर अभी तक हम लोग कंफर्म कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट फैक्टर पे मूव ऑन करें। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्टर और एक बढ़िया फैक्टर पे आते हैं जो है हवाएं, विंड। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इसीलिए किया है पार्टीशन, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ताप टेम्परेचर पढ़ा है, फिर हम लोगों ने जो है अभी हवाएं पढ़ रहे हैं, समुद्र तल से दूरी पढ़ रहे हैं, दूरी पढ़ रहे हैं। अभी इन सबको इम्पैक्ट करना है, अप्लाई करना है आप लोगों को। अब जब जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे ये सारी चीजें अप्लाई हो रही है। हवाएं पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो पेटियां होती हैं, उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, समशीतोष्ण कटिबंधी, तो उनमें हवा कैसे चलती है, वर्क कैसे करती है।
और वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से आएंगी चीजें। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जल समीर है, स्थल समीर है, स्थल समीर क्यों है, जल समीर क्यों है, हवा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जो मूव करती क्यों करती है। तो ये सारी चीजें आगे अप्लाई करेंगे, और वहां पे प्लीज है ना रिवीजन जरूर इसको कर लेना, ताकि नेक्स्ट में हम लोग उसको रिलेट कर सकें। क्लियर? तो हम लोग हवाओं पे चलते हैं, विंड पे। देखो, अब हम लोग अच्छे से देखते हैं। हवाओं को थोड़ा आप लोगों का पता भी चल चुका है, आभास भी हो चुका है। हवाएं क्या होती हैं कि ये निर्भर करती हैं ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं। अब मैंने अगर ये वर्ड बोला है तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों। अगर तापमान अधिक है तो हवा गर्म होगी ना, और अगर हवा गर्म है तो हल्की होगी, और अगर हल्की है तो सीधी सी चीज है, कम दबाव होगा हवा में। लिंक हो गया? दूसरा ले लो, अगर ताप कम है तब हवा ठंडी होगी, ठंडी है तो भारी होगी, भारी है तो दबाव ज्यादा होगा। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल है ये तो। अगर ये दोनों चीजें हैं, यानी हवा अधिक है, अधिक का मतलब गर्म हवा है, और ठंडी हवा है, अगर दोनों चीजें हैं, या अधिक दबाव है कम दबाव है, तो क्या होता है, हवा जो है वो कम दबाव की ओर मूव करती है अधिक दबाव से, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर। ठीक है, चलती है, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती है। अच्छा, आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ है, मतलब मेरा तो हुआ है, तो मैं आप लोगों ने कभी ऐसा देखा हो कि आप लोगों को ऐसा महसूस हो कि आज तो आंधी आने वाली है, और आ जाती होगी, है ना? तब जानते नहीं थे, लेकिन अब पता चल गया कि अब जो है दबाव दबाव जो है हवा का कम हो चुका है, अब आंधी आएगी, है ना? अनुभव किया होगा, तो मैंने ये चीज प्रकारांतर से बताई। तो खैर, हवा जो है वो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलेगी। इसको देखते हैं, ताप मतलब इम्पैक्ट क्या होता है, जरा देखो पृथ्वी को। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, बीच में क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथवर्ड मकर रेखा। पोल भी ले लो, पोल। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पड़ेगा, भूमध्य रेखा पर। अगर भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर पड़ेगा तो इट मींस क्या है, यहां पे दबाव क्या हो जाएगा, कम। यहां दबाव कम, यहां दबाव कम, इस रेखा पे दबाव कम, भूमध्य वाली जो पट्टी है उस पे दबाव कम, दबाव कम, दबाव कम, प्रेशर कम, प्रेशर कम। यहां टेम्परेचर अपेक्षाकृत इससे कम पड़ेगा, तो इट मींस क्या है, यहां दबाव ज्यादा 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 दबाव, दबाव ज्यादा, यहाँ पे दबाव ज्यादा। तो हवा की जो है नेचर क्या होता है, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर, 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 हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हवा का दबाव बढ़ता जाएगा, और हवा का दबाव बढ़ता जाएगा तो हवा जो है अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती जाएगी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो हवा का दबाव इधर ज्यादा होगा, तो ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर हवा मूव करेगी। क्लियर? क्लियर? अब हम इसको अगर हम परिभाषा में कहें तो कह सकते हैं कि जो वायु है, ये क्या होती है, ये लाइनें, ये जो लाइनें होती है इनको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं ना। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, उच्च अक्षांश ना, नीचे जाएंगे तो क्या होंगे, निम्न अक्षांश। मतलब ये नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये उच्च अक्षांश होंगे, जो बीच में होंगे ये निम्न अक्षांश होंगे। तो हम कह सकते हैं वायु उच्च अक्षांशों से
निम्न अक्षांशों की ओर चलती है, निम्न अक्षांशों की ओर चलती है। वो तो मैंने बता दिया ना, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर से चलेगी हवा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? मैंने ये जो इरेज किया है ये मैंने जानबूझ के किया है ना, ये मत चला देना यहाँ पे, क्योंकि इस पे दूसरा एक काम करता है फोर्स, कोरिलेसिस इफेक्ट, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे हवाओं में, पर्टिकुलर जब हवाओं का चैप्टर पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर हवा चलती है, क्योंकि उच्च अक्षांशों पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होगा तो एक ही फैक्टर है बस, टेम्परेचर, पूरी ज्योग्राफी में वही सबको घुमाता रहता है, केंद्र कह सकते हैं उसको, धुरी कह सकते हैं, एक्सिस। ठीक है, इतना क्लियर है? प्लीज मेक अ कमेंट फास्ट फास्ट। यहां तक क्लियर है? मजा आ रहा है? आगे बढ़े, कुछ पूछना वूछना तो नहीं है? यस, ओके, यस, दैट्स गुड। नेक्स्ट, अच्छा इसका मैं सोच रहा हूँ एक एग्जाम्पल देख लूं, है ना? एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो समझ में आ जाती चीजें। देखें फिर, दिस इज अवर इंडिया, अवर नेशन, ब्यूटीफुल नेशन। थोड़ा सा तिरछा हो गया है, अरे खैर बना दिया मैंने, बना नहीं दिया मैंने, लपेट दिया इधर, सॉरी। चलो कोई नहीं, इतना चलता है, चलेगा इतना, ठीक है। तो ये हमारा भारत है, ठीक है। आपको पता होगा इधर समुद्र है, ये समुद्र ज्यादा फैल गया इधर, ये समुद्र है दोनों तरफ, तीनों तरफ मैं कहूँ, एक तरफ खुला हुआ है भारत, ठीक है। ये पूरा जो समुद्र है इसको हम लोग कौन सा महासागर है ये? हिंद महासागर। नीचे जो है वो पूरा हिंद महासागर है, बस उसको बांट देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं अरब सागर, और इसको हम लोग बोल देते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। वो हमारा इश्यू नहीं है, हमारा इश्यू से और अभी जो है वो है हमारा जल और स्थल। अब देखो मुझे नहीं देखो, मतलब इसमें देखो क्या है कि यहां पर पानी है, दिन के समय में क्या चलेगा, क्या चलेगा यहाँ पे? जल समीर। और रात के समय में उल्टी चलेगी, स्थल समीर। ये तो रट गया होगा मेरे हिसाब से, जल समीर स्थल समीर, जल समीर स्थल समीर, है ना? क्लियर है? हम्म। और ये जो चलती है ना, आपको पता होगा कि गर्मी के टाइम पे इतनी गर्मी पड़ चुकी है, इतनी गर्मी पड़ चुकी है, हाँ, इतनी गर्मी पड़ चुकी है अब, ये क्या है, नो, गर्मियों के टाइम पे इतनी गर्मी पड़ चुकी है, अब उसमें क्या हुआ, वेपराइज्ड बनना शुरू हुआ, वेपर्स बनने शुरू हुए, हवा गर्म हुई, हिंद महासागर नीचे है। नहीं यार, ये पूरा हिंद महासागर है, ये पूरा जो पानी है ये हिंद महासागर है, ठीक है। नीचे भी वो पूरा हिंद महासागर है ना,
फिर उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये इस साइड का अरब सागर बोल देते हैं, अरब अरब की वजह से इधर अरब पड़ता है ना इधर, और इधर बंगाल पड़ता है, इस बंगाल की वजह से इसको बंगाल की खाड़ी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है, कंफ्यूज मत होना। तो क्या होता है कि गर्म हो चुका है, अब क्या होगा, आपको पता होगा कि बरसात के बाद ही हमेशा वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि अब क्या होगा, वेपर्स बनने शुरू हो गए, या हवा जो है वो किधर से किधर चलेगी, अब विंड चलेगी स्थल से, सॉरी जल से स्थल की ओर। और आपको पता होगा कि सबसे पहले जो मानसून आता है वो केरल में क्यों आता है, वो केरल में इसीलिए आता है क्योंकि वो हमारा सबसे नीचे की ओर भाग है। ठीक है, और फिर इधर से भी चलेंगी, ठीक है, इधर से भी चलती हैं स्थल की ओर, और फिर वो पूरे जो है वर्षा कराती है पूरे इंडिया में। ठीक है, पूरे भारत में वर्षा कराती है। जब हम मानसून चलेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो क्या हुआ, पूरे भारत में वर्षा कराती है ये। अच्छा, ये चीज देखो जो मैंने बताया अभी, जैसे जैसे हम लोग उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, हवा क्या है, ठंडी होती जाएगी ना, हवा ठंडी होती जाएगी ना। अब जरा साइबेरिया को ध्यान में लाने की कोशिश करो। साइबेरिया, आपको पता चलेगा कि जो ये है ना रशिया, जो रशिया है, ये पूरा एक रशिया फैला हुआ है। इस रशिया के लगभग लगभग 66.5 डिग्री जो है ना, 66.5 डिग्री, इसके ऊपर जब जाते हैं तो हवा बहुत ठंडी होती है, बहुत बर्फीली हवा होती है यहाँ पे। साइबेरिया इसी को बोलते हैं, बहुत बर्फीली, इतनी बहुत, कितनी मैं बताऊं, ये बर्फीली हवा चलती है, उसी से तिब्बत का पठार वगैरह हवाएं वहां से आती हैं, तिब्बत के पठार बर्फ ही जमी रहती है। और जो हमारा हिमालय होता है ना, उन हवाओं को रोक देता है वहीं पे। अगर वो ना रोके इन हवाओं को, साइबेरिया से जो उठती हैं हवाएं, अगर उन हवाओं को ना रोके वो, तो पता क्या होगा, तो हमारा जो यूपी और वगैरह जो नीचे बिहार मध्य प्रदेश ये सब है ना, यहाँ पे बर्फ गिरेगी, बर्फ गिरेगी वहां पे, बर्फ से जम जाएगा जैसे तिब्बत का पठार जमा हुआ है। वो सब चीजें आगे देखेंगे। तो ये चीज क्या है कि ये साइबेरिया से जो हवाएं उठती हैं वो किधर चलती हैं, नीचे की ओर चलती है। नहीं, ये क्या है साइबेरिया, साइबेरिया में क्या है, अधिक वायु दबाव बन गया ना, वायु दबाव अधिक हो गया क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, तो अधिक वायु दबाव है, तो वो कम वायु दबाव की ओर चलेगी, तो इस प्रकार से वो नीचे चलती है। अब यहीं पे अगर आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा है तो फिर भारत में क्यों नहीं आती है, तो इसीलिए नहीं आती, ये लोकल फैक्टर वहां का काम कर रहा है। लोकल फैक्टर क्या है, हिमालय। ठीक है, लोकल फैक्टर क्या है वहां पे, हिमालय, इसीलिए वो नीचे नहीं आ सकती। नहीं तो अगर प्लेन होता ना, जिस तरह से मैं सामान्य चीजों को लेके चल रहा हूँ, अगर प्लेन होता तो ये साइबेरिया से जो चीजें, जो हवाएं आ रही हैं, बर्फीली हवाएं, वो यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली 100% यहाँ पे आ जाती, और वो सब बर्फ में कन्वर्ट कर देती इन सब चीजों को। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। हाँ, आपको एक चीज और बता दूं मजेदार, जब पहले के टाइम पे जो सजाएं दी जाती थी, वो साइबेरिया भेज दिया जाता था लोगों को, जाओ साइबेरिया, समझे, सजा के लिए भेजा दिया। अगर ऐसे कह सकते कि रूस का जो काला पानी है ना, रूस का काला पानी वो साइबेरिया है। ठीक है, चलें, ये तो मजेदार बातें हो गई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पे। हिमालय ना होता तो बर्फ गिरती तो कितना अच्छा लगता, वाह। अभी लग रहा है हम लोगों को कितना अच्छा लगता है। साइबेरिया वाले, जो साइबेरिया में तो खैर लोग रहते नहीं, हाँ जिनको सजा दी जाती होगी उनसे पूछो, पहले दिन तो अच्छा लगेगा, बाद में रोज रोज वही चीज। वाह क्या था, कहाँ क्या था, इतनी जल्दी बहा कर देते हो तुम। अभी तो हम लोगों ने शुरू भी नहीं किया ज्योग्राफी, है ना। खैर, चलते हैं समुद्र, नेक्स्ट फैक्टर, फोर्थ फैक्टर होगा या फिफ्थ फैक्टर होगा। मेरा हो गया तापक्रम हो गया, सेकंड हमारा जो है वो हो गया है समुद्री, जो समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, चौथा है साइबेरिया में क्या था, पढ़ेंगे जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा साइबेरिया में क्या था। अभी रोक लें अपने आप को। फिर विंड फिफ्थ है हमारा, ठीक है, और फिफ्थ है समुद्री धाराएं, समुद्री धाराएं। ठीक है, आप लोग, अभी मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, अभी सिर्फ हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं ना, फिर इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे। समुद्री धाराएं क्या है,
दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती ठंडी जलधाराएं और वो एक होती है गर्म जलधाराएं। अब जरा एक चीज अपने दिमाग में रखना, वो क्या रखना है, ये रखना है, अच्छा ठंडी जलधाराएं हैं, ये गर्म जलधाराएं हैं, तो मुझे बता दो किधर से किधर हवाएं बहेंगी, हवाएं किधर से किधर बहेंगी, ठंडी जलधाराओं से लेकर ये बहेंगी गर्म जलधाराओं पर बहेंगी। ये तो कॉमन सा था ना सेंस, सिंपल सा सेंस था कि नहीं। अब मुझे बता दें कि जो ठंडी जलधाराएं हैं या जो गर्म जलधाराएं हैं, क्या वो एक तो है नहीं ठंडी जलधारा, कई एक ठंडी जलधाराएं हैं, तो उनमें अंतर होगा ना, कोई बहुत ठंडी होगी, कोई उससे ज्यादा गर्म होगी, कोई उससे ज्यादा गर्म होगी, कोई उससे ज्यादा गर्म होगी, ये भी तो होगा ना। मान लो एक गर्म जलधारा है, चलो मैं ले रहा हूं एग्जांपल, एक गर्म जलधारा है और दूसरी भी गर्म जलधारा है, दो गर्म जलधाराएं मैंने लेनी अलग अलग, ठीक है। ये मान लो इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका मान लो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब बताओ गर्म में किधर से किधर चलेगी, सीधी सी चीज है, 40 से लेकर 45 की ओर वायु बहेगी, हवाएं चलेगी, चलेगी ना। अब मैं ठंडी जलधारा ले रहा हूं, एक ठंडी जलधारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको पता होगा 20 से 25 की ओर चलेगी। क्लियर, क्लियर है, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। क्या है कि जो, चलो गर्म जलधारा पहले मैं लेता हूं, एक गर्म जलधारा है, ठीक है, और इधर क्या है, तट है, स्थल है, जमीन है, इधर स्थल है। ये गर्म जलधारा है, इसकी वायु कैसी होगी, गर्म होगी। गर्म वायु सारे फैक्टर उतार दो इसी में, गर्म वायु कम वायु दबाव हो गया ना, और इधर तट अपेक्षाकृत ठंडा होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ठंडी वायु और वायु दबाव, अधिक वायु दबाव, अधिक वायु दबाव है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, तो ये ठंडी जलवायु जब इधर से इधर बहेगी और ये समुद्र जो है वो यहाँ पे तट है इसका, तो आपको पता होगा कि ये जो गर्म जलधारा है ये वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होती है। गर्म जलधारा वर्षा के लिए उत्तरदायी, वर्षा कराती है गर्म जलधारा, तटों पे जो वर्षा होगी ना वो ये कराती है। और जस्ट अपोजिट अगर कर दो, ये जो ठंडी जलधारा है, मान लो अब ठंडी जलधारा है तो हवा इधर से इधर, वायु जो है वो सॉरी उल्टी बहेगी ना, इधर से इधर की ओर बहेगी, इधर से इधर की ओर बहेगी, तो ये जो है तटों को जमा देती है, वर्षा नहीं कराती है, ये तटों को, तट है तटों को जमा देती है, यानी तटों पे बर्फ रहती है, तटों पर बर्फ रहती है, तटों को जमा देती है, बर्फ रहती है, ठीक है। क्लियर है, यहां पे क्लियर है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लूं, अब दो जलधाराएं हैं, एक गर्म जलधारा है, एक ठंडी जलधारा है, एक गर्म जलधारा है, एक ठंडी जलधारा है। मान लो ये कोई तट है, एक इधर से बह रही है गर्म जलधारा और इधर से आई, ऊपर से ले लो ठंडी जलधारा, क्योंकि मैं एग्जांपल बताऊंगा ना इसलिए मैं चलो एग्जांपल से इसको समझा दूं। ऊपर से आएगी वो ठंडी जलधारा और जो नीचे से आ रही है वो गर्म जलधारा, ठीक है। एक जलधारा का मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, ये जो ऊपर से आ रही ठंडी जलधारा ये लेब्राडोर है, ठीक है, जो नीचे से आ रही है गल्फ स्ट्रीम है, एग्जाम्पल के साथ बता दूं मैं। ये दोनों एक जगह मिलती हैं, ये दोनों एक तट पर मिलती हैं, तट, और उस तट का नाम भी बता दो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक तट पर आकर मिलती हैं और वो तट है कनाडा का, कनाडा के तट पे आके मिलती हैं, और कनाडा का जो तट है उस तट का नाम पता क्या है, उस तट का नाम है ग्रांड तट, ग्रांड तट। जब ये दोनों इस पर मिलेंगी ना, अब मुझे बताओ गर्म पानी और ठंडे पानी में एकदम मिला दो ना, मैं एक एक्सपीरियंस अपनी तरफ से बता रहा हूं,
कभी रोटी वाला जो वो होता है ना तवा जिस पे रोटी बनाते हैं, वो गर्म हो जाता है ना, उसको अचानक पानी के नीचे ले आओ, क्या निकलेगी? बहुत भयंकर बाष्प। तो यहाँ पर इतनी भयंकर बाष्प होती है कि ये पूरा कोहरा से घिरा रहता है, पूरा तट कोहरा। और ये तट जो कोहरा से घिरा रहता है, सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है किनके लिए? मछलियों के लिए, मछली उत्पादन के लिए, मछलियों के लिए सबसे बेहतर जो हम कह सकते हैं परिवेश मछलियों के लिए होता है। ठीक है, हम लोग जब उसमें चलेंगे ना, जो समुद्री जलधाराएं हैं, तब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ पे? है ना? ओके, अब बता तो दो, क्लियर है? यस, गुड। एक और फैक्टर ले लो, हो सकता है कि कहीं इस पे ही क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी में तो डेफिनेटली इस पर पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और वो है पर्वतों की स्थिति। अब पर्वत ले लेते हैं, पर्वतों की स्थिति। पर्वत है मान लो, ठीक है, अपना ले लो हिमालय, हिमालय पर्वत। इसको जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? स्वयं को, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पर्वतों का राजा यानी नगाधिराज, नगाधिराज बताया है, नगाधिराज। और वही नगाधिराज आज का क्या है? हिमालय की श्रृंखला जो है वही। ठीक है, खैर ये अलग से बताया मैंने। हाँ, क्या हुआ कि मानसून मान लो आ रहा है, ठीक है, इसको इधर बनाना चाहिए हिमालय को ऊपर थोड़ा सा, यहां पर। ये हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला है, ठीक है। क्या हुआ कि यहां से जलवायु आई, मानसूनी जलवायु, यानी अपने साथ पानी ला रही ना, पानी लाएगी, और पानी लाने के बाद क्या हो, इससे टकरा गई। अब भैया इनमें वजन है ना, पर्वत बहुत ऊंचा है, क्रॉस तो कर नहीं पाएगी ये, तो क्या हुआ, इनसे टकराई और यहीं पे वर्षा करा दी इसने, करा दी ना वर्षा। जब वर्षा करा दी, अब ये हवाएं कैसी होंगी? ठंडी होंगी। अब ये ऊपर उठ जाएंगी और आराम से निकल जाएंगी ऊपर से क्रॉस करते हुए, ठीक है। इसका मतलब कहने का ये है, जो हिमालय, ये हवा, अगर हिमालय की बात कर रहे हैं तो हिमालय के किस क्षेत्र में? ये उत्तरी ढलान में हवा करती हैं, उत्तरी ढलान में, ठीक है। उत्तरी ढलान में, सॉरी, उत्तरी ढलान से आएंगे दक्षिणी ढलान, दक्षिणी ढलान बनेगा इधर आके, दक्षिणी ढलान, नीचे की ओर, नीचे ओर, अरे ऊपर है ना हिमालय, तो नीचे की ओर करेगा ना वर्षा, और ऊपर से होके ये निकल जाएंगी पीछे की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर। क्लियर है यहां तक? पर हिमालय थी अरे ये मान्यताएं हैं यार, मैं थीसिस, थेसिस, थेसिस। हाँ, वो उससे बना था जब दो प्लेट्स जो है आपस में टकराई थी, एक तो हमारी यूरेशियन प्लेट थी और एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, है ना। जब ये आपस में टकराई दोनों, इंडो ऑस्ट्रियन, जिसे इंडो ऑस्ट्रियन भी कहते हैं, ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराई थी, तो उस टकराहट से क्या हुआ था, एक प्लेट नीचे धंस गई, एक प्लेट ऊपर ऊपर आ गई, और वो ऊपर आती ही जा रही है, आज भी बढ़ रही है, जैसे कि मैंने बताया, लगभग 2 से लगभग 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है, और मैक्सिमम 5 to 5.5 डिग्री, 5 to 5.5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है, ठीक है। वो मैं बता दूं, वो मान्यताएं हैं अलग अलग चीजों में, अपने आप को जो चीजें होती हैं वो भगवान उन्होंने कहा है गीता में ऐसा। जब हम लोग दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ोगे ना, कमंडल पकड़ोगे ना जिस दिन, उस दिन पता चल जाएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इसके बिहाफ पे कि क्या होती है कि हिमालय में बता रहा हूँ मैं, हिमालय में क्या होता है कि ये उत्तरी ढलान की अपेक्षा दक्षिणी ढलान में ये वर्षा करा देती हैं, ठीक है। क्यों कराती हैं? क्योंकि इनमें वेट ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है। व्हाट इज दिस? वजन ज्यादा होता है,
तो ये वर्षा दक्षिणी ढलान में करा के उत्तरी ढलान में निकल जाती हैं। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट्स हमने कहा, ये 2 पॉइंट्स हमने बताया। अलग से पर्वतों की श्रृंखला। और बताओ तो मैं 1-2 फैक्टर और बता दूं, और बता दूं क्या फैक्टर? और बता दूं 1-2 फैक्टर क्या? एक दो फैक्टर और बता दूं? ठीक है, एक और ले लो, मैं एक और बता दे रहा हूं। भूमि की संरचना 7th फैक्टर के आसपास होगा ये, भूमि की संरचना। अगर मान लो भूमि रेतीली है, अगर भूमि रेतीली है तो गर्मी सोखेगी ना, ये गर्मी सोख लेती है, गर्मी सोखती है ये। वन वॉचिंग बच्चे कहाँ चले गए सारे? कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। गर्मी सोखती है ये, और आपको पता होगा ये बहुत जल्दी गर्मी सोखती है तो रात में तेजी से छोड़ती है, यानी तेजी से ठंडी भी होगी ये। अब आप राजस्थान की जलवायु देख सकते हैं, वहां की जलवायु कैसी होती है, देख सकते हैं। जलवायु पे इम्पैक्ट पड़ गया। चट्टानी अगर जमीन है कहीं, चट्टानी है, चट्टानी जमीन है, तो आपको पता होगा वो भी तेजी से गर्म होगी और जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तेजी से गर्म, जल्दी से ठंडी। मिट्टी ले लो, जहां पे मिट्टी है तो वहां पे धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडी। तो ये चीजें संरचना, अगर भूमि की संरचना इस प्रकार से, कहीं रेतीली है, कहीं अगर मिट्टी वाली है, और अगर कहीं चट्टानी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर? तो इट इज इनफ, इनफ।